Hello friends, welcome to this channel Medipedia. My name is Disha. Today we will discuss about structure of fungal cell. आज हम देखेंगे कि जो फंगस होती है, जो फंगी होती है, वो एनिमल सेल से कैसे डिफरेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों का कंपैरिजन करें इफ कि एनिमल सेल के पास ऐसे क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, क्या क्या कॉम्पोजिशंस है जो फंगल सेल के पास नहीं होते, एंड क्या क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या स्पेशल कॉम्पोजिशन या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ऑर्गेनेल्स है जो फंगल सेल के पास होते हैं लेकिन अपनी एनिमल सेल के पास में नहीं होते हैं। तो देखिए, बात की जाए गोल्गी अपरेटस की, सेल मेम्ब्रेन की, पेरोक्सिसोम की, राइबोसोम्स, राउंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन, माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम, ये दोनों के पास ही क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन बात की जाए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें फंगल सेल की पिक्चर में दिखाई नहीं देता, ना ही हमें फंगस के पास में सेंट्रियोल्स दिखाई देते हैं। इट मींस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राइबोसोम भी है, यहाँ न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियोलस भी है, लेकिन सेंट्रियोल्स यहाँ हमें इसके साइटोप्लाज्म में दिखाई नहीं देते हैं। साथ ही में हम क्या देखते हैं कि जो फंगल सेल है उसके पास एक बड होती है। बड क्या होती है, तो जब आपने कभी यीस्ट पढ़ी हो बचपन में, तो यीस्ट की जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, ऐसे छोटी सी बडिंग से होता है। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर थी, उस स्ट्रक्चर में से क्या हुआ, एक छोटा सा बड निकल गया, तो दैट इज बडिंग। एंड यहाँ क्या हो सकते हैं, जब रिप्रोडक्शन होता है तो एक दो कंपार्टमेंट्स बन गए ना, एक कंपार्टमेंट ये है, एक कंपार्टमेंट ये है, तो ये जो यहाँ पर बीच में है ये क्या है, इसका सेप्टा है। फंगल सेल के पास में अपनी एक सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, सेल वॉल भी होती है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, दोनों हो सकती है। इसी के पास वैक्यूल्स होते हैं, जबकि एनिमल सेल के पास भी क्या हो सकते हैं, वैक्यूल्स हो सकते हैं। स्पेशल थिंग इज इसके पास बड स्कार होते हैं। क्या होते हैं, बड स्कार भी होते हैं। तो ये हमने थोड़ा सा पढ़ा शॉर्ट में, स्वीट में। आगे हम बात करते हैं इसकी सेल मेम्ब्रेन की। तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो थोड़ी सी क्या होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है एज कंपेयर टू एनिमल सेल की। तो फंगल सेल की सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल की बात की जाए तो हम क्या देखेंगे कि इसके पास क्या होते हैं, मैनो प्रोटीन्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स मैनो प्रोटीन्स होते हैं। इसके पास बीटा 1,6 एंड बीटा 1,3 ग्लूकन होते हैं। बीटा 1,6 एंड बीटा 1,3 ग्लूकन होते हैं। साथ ही में क्या होते हैं, इसके पास काइटीन पाया जाता है। अब ये काइटीन क्या है, काइटीन हम पहले पढ़ चुके हैं, होमोपॉलीसेक्राइड्स होते हैं इंसेक्ट की। बेसिकली कहाँ होते हैं, इंसेक्ट की एक्सोस्केलेटन में, एक्सोस्केलेटन बनाते हैं काइटिन, तो वही कहाँ होते हैं, फंगी की सेल वॉल में भी होते हैं। काइटिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैनोप्रोटीन्स, ग्लाइकन, ग्लूकन, एंड साथ ही में कौन, जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है नॉर्मली, वो भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ क्या होते हैं, इसके पास एर्गोस्टेरॉल होते हैं। एर्गोस्टेरॉल मतलब क्या, इसके पास कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, तो बिल्कुल नहीं होता। और फंगी के पास तो क्लोरोफिल्स भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो ना ही इसके पास कोलेस्ट्रॉल होता है। कौन होता है इसके पास, एर्गोस्टेरॉल होता है। और जब एर्गोस्टेरॉल का सिंथेसिस होता है तो उस पाथवे में कौन फॉर्म होंगे, स्क्वालिन फॉर्म होते हैं। डीएनए एंड आरएनए का सिंथेसिस भी फंगस में हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बहुत स्वीट से स्टार्ट किया कि दोनों को कंपैरिजन किया, उसके बाद में हमने इसकी सेल वॉल पढ़ी। सो सबसे पहले हम देखें सेल वॉल के कंपोनेंट्स की, सेल वॉल किस किस से मिलके बनी होती है। तो टू मेजर टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर पॉलीमर्स। ये क्या होते हैं, जो प्रोवाइड करते हैं रिजिडिटी एंड इंटीग्रिटी। मैट्रिक्स कंपोनेंट्स, मैट्रिक्स कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स जो क्रॉस लिंक करेंगे फाइब्रिल्स के साथ में, जो जिसने रिजिडिटी दी। पॉलीसेक्राइड्स जो फाइब्रिल्स थे उनके साथ में क्रॉस लिंक किया एंड उन्हें कॉट किया या इम्बेड किया, इम्बेड देम। ठीक है, नेक्स्ट वन इज काइटिन। अब इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि हमें पता चल होना चाहिए कि जो काइटिन होती है वो होमोपॉलीसेक्राइड्स है। होमोपॉलीसेक्राइड्स मतलब होमोग्लाइकन है, मतलब कि सेम टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड्स की यूनिट से बनी हुई है। कौन सी है, सेम बीटा 1,4 लिंक्ड एन एसिटाइल ग्लूकास अमाइन के बहुत सारे जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनसे मिलकर क्या बनी है, एक स्ट्रेट चेन बनी है जिसे हम काइटिन कहते हैं। काइटोसन इज डी एसिटाइलेटेड काइटिन। ग्लूकन, ग्लूकन क्या है, ग्लूकन भी एक पॉलीमर है। कौन सा, ग्लूकन इज ऑल्सो ए होमो
पॉलीसैकेराइड्स जो बना है बीटा 1,3 ग्लूकोज से, 1,3 लिंक्ड ग्लूकोज से। कैसे? विथ शॉर्ट बीटा 1,6 लिंक्ड साइड चेन्स। क्या देखते हैं हम, काइटिन जो है वो स्ट्रेट चेन है, बीटा 1,4 लिंक्ड एन-एसिटाइल ग्लूकासामाइन की ही छोटे छोटे पार्ट से मिलके बना है। ठीक है, जबकि ग्लूकन जो है वो बीटा 1,3 लिंक्ड ग्लूकोज एंड शॉर्ट चेन कौन सी जुड़ी हुई है, बीटा 1,6 लिंक्ड साइड चेन भी जुड़ी हुई है, मतलब ये ब्रांचिंग है, ब्रांचेस होती है। सेलुलोज, सेलुलोज इज द बीटा 1,4 लिंक्ड ग्लूकन्स। मैट्रिक्स प्रोटीन यहाँ होते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, ग्लूकोनिक एसिड होता है जो कि सेप्टा बनाएगा, मैनो प्रोटीन्स होते हैं, जो मेनोस है अटैच होते हैं किससे, प्रोटीन से, तो उन्हें हमने मैनो प्रोटीन्स कहा। देख सकते हैं आप सबसे ऊपर मैनो प्रोटीन्स है, उनमें कौन एम्बेडेड है, ग्लूकान्स एम्बेडेड है। लास्ट में कौन है, अपनी सेल मेम्ब्रेन है जो होती है, एंड सेल मेम्ब्रेन के पास कौन है, काइटिन है। ठीक है, तो ये अपनी क्या हो गई है, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन दोनों की ही स्ट्रक्चर हो गई है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक, चले हम। द नेक्स्ट वन इज सेप्टा। अब ये सेप्टास क्या होते हैं, तो सेप्टा तो हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। क्या होते हैं सेप्टा, कि मान लीजिए ये एक कोई सॉलिड सी चीज है, अगर इसके हमने क्या किए, दो टुकड़े कर दिए, तो वो क्या हो गया है, सेप्टा हो गया है। अगर एक बहुत बड़ा सा एक घर बनाया और घर के अंदर बहुत छोटे छोटे से कमरे हैं, तो वो क्या हो गए हैं, कंपार्टमेंट्स हो गए हैं, सेप्टा हो गए हैं। एक है तो उसे सेप्टम कहेंगे, एक से ज्यादा है तो उसे हम सेप्टा कहेंगे। तो सेप्टा अकर्स एट जनरली रेगुलर इंटरवल्स अलोंग ए लेंथ ऑफ ए हाइफी। ये जो क्या है, ये एक हाइफी थी। ठीक है, इस हाइफी में क्या हो गए हैं, यहाँ पे सेप्टा बन गए हैं। ठीक है, परफोरेशंस अलाउ साइटोप्लाज्म टू फ्लो फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। अब क्या हो सकता है, इस सेप्टा से इस सेल में इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकता है सेप्टा से। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, फ्लो के ट्रांसफर के लिए, फ्लो का ट्रांसफर को ये अलाउ करते हैं एक सेल से दूसरी सेल में जाने के लिए। When a cell is damaged, अब सेप्टा फॉर्म कब हुए, जब भी एक सेल डैमेज होती है, when a cell is damaged, a Voronine body or coagulated cytoplasm serves as a plug to prevent loss of cytoplasm. Coanocytic fungi are more susceptible to cellular damage. अब हम क्या देखते हैं कि मान लीजिए ये जो अपनी फंगी है, ये क्या हो गई है, एक सेल है, फंगल सेल है, वो डैमेज हो गई है, तो यहाँ पे आके क्या होंगे कि ये जो आपको गोल गोल दिख रहे हैं वोलोनिन ग्रेन्यूल्स या वोलोनिन बॉडीज, वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, अक्यूमुलेट हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, जिसकी वजह से एक प्लग बन जाएगा कि आगे जाके साइटोप्लाज्म का लॉस ना हो। ठीक है, एंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपसे पूछी जा सकती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, दैट द साइटोएनोसाइटिक फंगी आर मोर ससेप्टेबल टू सेलुलर डैमेज। ठीक है, वो क्या है, सेलुलर डैमेज के लिए ज्यादा ससेप्टेबल होता है। फंक्शंस ऑफ सेप्टा की बात की जाए तो सेप्टा का फंक्शन क्या है, कि एक तो इसने स्ट्रक्चरल सपोर्ट दिया, कि जब डैमेज हो गई थी तब भी उसने क्या किया, उसे संभाले रखा। It enables differentiation by dividing hyphae into different cells that can undergo separate modes of development. अब क्या किया, अलग अलग टाइप के सेप्टा थे, तो उसने क्या किया, अलग अलग टाइप के सेल्स को डिफरेंशिएट किया। जैसे कि टाइप ऑफ सेप्टा की बात करें तो मे बी सिंपल और मे बी डॉलीपॉड। दिस इज द सिंपल, ठीक है, एंड दिस इज द डॉलीपॉड। अब डॉलीपॉड में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, एक बॉडी बन गई है, देखा आपने, यहाँ पे क्या हुआ है, एक ऐसी बॉडी बन गई है, तो दिस इज द डॉलीपॉड सेप्टा। नेक्स्ट बात की जाए जर्म ट्यूब की, तो ये जर्म ट्यूब्स क्या होती है, कि जब भी स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक फंगल है, फंगल सेल है। ठीक है, अब क्या हुआ, इससे यहाँ पे एक स्पोर जर्मिनेट, ठीक है, तो अगर हम ओनली इस स्पोर की बात करें तो ये स्पोर यहाँ पे जैसे ही जर्मिनेट हुआ है बाहर आएगा, किस फॉर्म में बाहर आएगा, एक ट्यूब की फॉर्म में ऐसे। ठीक है, फिर एक ट्यूब की फॉर्म में ऐसे बाहर आएगा ये, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम जर्म ट्यूब कहते हैं। ये तो क्या थी, अपनी एक फंगस है, ये तो अपनी एक क्या है, फंगस है, फंगस से क्या हुआ, एक ट्यूब लाइक प्रोजेक्शंस निकल गई है, जिसे हम जर्म ट्यूब कहते हैं। द जर्म ट्यूब लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइफी। क्या होगा, ये जर्म ट्यूब जो है ना, जो अपनी निकली है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ से बताती हूँ, दिस इज द मदर सेल। ठीक है, एंड इस सेल से क्या हुआ, एक स्पोर निकला, और स्पोर ने क्या बना दी, एक जर्म ट्यूब बना दी है। अब ये जर्म ट्यूब ही आगे जाके क्या होगी,
हाइफी बन जाएगी क्योंकि ट्यूब है ना, तो ट्यूब आगे जाके क्या हो जाएगी, यहाँ से एक और ट्यूब निकल जाएगी, फिर यहाँ से एक और ट्यूब निकल जाएगी, जैसे जैसे स्पोर्स का जर्मिनेशन होगा। तो ये क्या हो गई है, अपनी हाइफी हो गई है। हाइफी का साइज बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत सी बुक्स में दिया हुआ नहीं होता कि हाइफी का साइज कितना होता है, 2 to 10 म्यू माइक्रोमीटर इसका साइज हो सकता है। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया है कि जो हाइफी है वो बनती कैसे है। तो अब हम ये पढ़ें कि हाइफी होती क्या है। सो हाइफी में बी सेप्टेड और एसेप्टेड। अब ये सेप्टेड और एसेप्टेड क्या है, देखिए यहाँ आप देख सकते हो सेप्टेड हाइफी, जिसके यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, सेक्शंस बने हुए हैं। इनके पास अपना एक न्यूक्लियस है, ये क्या है, ब्लू वाला जो है वो न्यूक्लियस है, लेकिन अपने अपने इनके पास क्या बने हुए हैं, अपने अपने कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। एंड को इनोसाइटिक हाइफी की बात की जाए तो वहां पे कोई कंपार्टमेंट्स नहीं है, मतलब जो को इनोसाइटिक हाइफी होती है वो एसेप्टेड होती है, ठीक है, नॉन डिवाइडिंग हाइफी। जबकि सेप्टेड क्या है कि हाइफी डिवाइड होता है बाय क्रॉस वॉल्स। अब मैं इसे कैसे समझूंगी कि मान लीजिए ये एक बहुत बड़ा मकान था, तो यूजुअली क्या होता है, एक बहुत बड़ा हॉल है एंड हमें क्या करना है, उसको रेंट पे देना है, तो हम क्या करते हैं, उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बना देते हैं जिससे कि वो एक हॉल को कितने लोगों को दिया जा सके, 3 लोगों को दिया जा सके। तो सेम एज इट इज, अगर उसमें क्रॉस वॉल्स है, उसमें कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं तो दैट इज सेप्टेड, एंड उसमें कोई कंपार्टमेंट्स नहीं है दैट इज एसेप्टेड। तो वो क्या है, एसेप्टेड हाइफी है। कहाँ होती है, कोइनोसाइटिक हाइफी जिसे हम कहते हैं। वेजिटेटिव हाइफी, एरियल हाइफी, पैक्टिनेट पैक्टिनेट हाइफी एंड स्यूडो हाइफी, वो हम यहाँ पर देखेंगे। बात की जाए वेजिटेटिव हाइफी की, तो वेजिटेटिव हाइफी कहाँ होगी, एक अगार की सरफेस पर। फॉर एग्जांपल ये अपना एक अगार है, तो उस अगार की सरफेस पर हाइफी ग्रो करेगी, मतलब यहाँ पे क्या होंगे, ब्रांचेस एलिमेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। इट पेनिट्रेट्स द सपोर्टिंग मीडियम, जो सपोर्टिंग मीडियम है उसको भी वो सपोर्ट करती है, एंड कहाँ पे, अंडर द सरफेस ऑफ अगार, अगार के सरफेस पे, अंदर वाली सरफेस पर ये ग्रो करेगी। एरियल सरफेस की बात की जाए तो नाम से ही पता चलता है वो कहाँ पे, वो यहाँ सरफेस है तो सरफेस के ऊपर ग्रोथ करेगी। एंड सपोर्ट किसको करती है, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है। फॉर एग्जांपल स्पोर्स, ठीक है, स्पोर्स को सपोर्ट करेगी। तो यहाँ इसकी ग्रोथ कब होगी, अबव द सरफेस, सरफेस के ऊपर इसकी ग्रोथ हो पाएगी। पैक्टिनेट हाइफी की बात करें तो पैक्टिनेट हाइफी कैसे ग्रोथ करेगी, यहाँ पे ऐसे लेटरल प्रोजेक्शंस आपको क्या दिखेगी, लेटरल प्रोजेक्शंस दिखेगी, जैसे कि आपको एक कॉम्ब में, एक कंघे में दिखाई देती है, वैसे आपको प्रोजेक्शंस दिखाई देगी। स्पाइरल हाइफी की प्रोजेक्शंस की ग्रोथ कैसी होगी, कुछ ऐसी हाइफी आपको दिखेगी। द कॉक स्क्रू, क्या कह सकते हैं इनसे, द कॉक स्क्रू लाइक टर्न ऑफ ए टर्मिनल हाइफी। स्यूडो हाइफी की बात करें तो ए फिलामेंट फॉर्म्ड बाय बर्ड्स that elongates and formed branches of attached cells, they remains attached from parent cell। ये क्या है, ये एक यीस्ट है, एक बर्ड है, उससे यहाँ से बर्ड निकल गई, फिर क्या होगा, कुछ टाइम बाद में जब यहाँ से बर्ड निकली तो वो अटैच ही है, जो मदर सेल है, जो पेरेंट सेल है उस अटैच है, लाइक दिस। तो हमें क्या लगता है कि ये हाइफी है, बट ये हाइफी नहीं है, ये स्यूडो हाइफा है, बिकॉज एक्चुअली में ये क्या है, एक बडिंग सेल है। पैक्टिनेट सेल को आप देख सकते हो, लेटरल प्रोजेक्शंस है कुछ ऐसी। एंड दिस इज द स्पाइरल हाइफी। स्पाइरल हाइफी आप देखते हैं बेसिकली ट्राइकोफाइटॉन मेंटाग्रोफाइट्स में, एंड पैक्टिनेट बॉडी हम देखते हैं माइक्रोस्पोरम ऑर्डिनी में। तो कुछ एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, एंड वो जब हम एमसीक्यू सेशन करेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। Next one is the nodular body. It is the enlarged body that consists of closely twisted hyphae formed by side filaments। मतलब कि nodular body क्या है कि यहाँ से एक हाइफी था, वो हाइफी क्या हो गया है, यहाँ तक थोड़ा सा स्वेलिंग हो गई है, उसमें स्वेलोन अप हो गया है, थोड़ा सा स्वेलिंग हो गई है, सूज गया है, तो उसे हमने क्या कह दिया, नोड्यूलर बॉडी कह दिया है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक। नेक्स्ट हम बात करें, बहुत अच्छा सा डायग्राम है ये किसका, फंगल सेल। ठीक है, ये एक बडिंग सेल है, जो आपने फर्स्ट स्लाइड में देखी थी, वैसे ही क्या है, ये बडिंग सेल है। अब हम क्या कह सकते हैं, दिस इज द सेल वॉल, एंड सेल वॉल के अंदर क्या होनी चाहिए, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। तो ये जो आपको छोटी छोटी ब्लू वाली दिख रही है, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज द सेल वॉल। इसके पास स्टोरेज ग्रेन्यूल्स होते हैं। सेप्टम, दिस इज द सेप्टम, जहां से दो सेल्स डिवाइड होना थोड़ा सा अंदर आना स्टार्ट किया, दैट इज सेप्टम।
दे हैव लिपिड ग्रेन्यूल्स, ग्रोथ टिप वेसिकल्स जो यहाँ पे है, इनके पास अपना एक न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, साइटोप्लाज्म होता है, गोल्जी अपरेटस होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं एंड बड स्कार्स होते हैं। ये सभी आपको 2 बार 3 बार क्यों बताया गया है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है हम भूल जाते हैं, हम सोचते हैं फंगी सेल है, एज आई थिंक बैक्टीरिया जैसी होगी, लेकिन नहीं, ये यूकैरियोटिक सेल होती है एंड इसके पास वो सब कुछ होता है अप्रोक्सीमेटली जो एक एनिमल सेल के पास होना चाहिए या होता है। ठीक है, अब हमने साइटोप्लाज्म में देखा कि साइटोप्लाज्म में क्या क्या ऑर्गेनेल्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, एनिमल सेल में भी ऐसे ही होती है। इट इन्वॉल्व इन द अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये क्या इन्वॉल्व होती है, किस में इन्वॉल्व होती है, न्यूट्रिएंट्स को लेने में। यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, यहाँ पे एल्गोस्टेरॉल होता है, तो दिस इज द इम्पोर्टेंट की टर्म। इट इज द साइट ऑफ एक्शन फॉर सर्टेन एंटी फंगल ड्रग्स, मतलब कि जब भी हम एंटी फंगल ड्रग्स को जब भी हम देते हैं, ट्रीटमेंट जब भी हम देते हैं, तो दिस इज द साइट ऑफ एक्शन। ओ माइकोटा इज द ओ माइकोटा कंटेन्स प्लांट लाइक स्टेरॉल्स। ठीक है, वो माइकोटा किससे बने हैं, प्लांट लाइक स्टेरॉल जैसे ही है। सिक्रेटरी सिस्टम की बात की जाए तो क्या क्या सिक्रेटरी सिस्टम हो सकते हैं इसके पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी अपरेटस है एंड मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है, जो किस काम में आती है, इट इन्वॉल्व इन द फंगल टिप ग्रोथ। अब ये फंगल टिप ग्रोथ क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स क्या है, तो उसके लिए हम देखेंगे अपनी लास्ट स्लाइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, ये जो आगे वाला पार्ट है दैट इज द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। ये ग्रोथ टिप, टिप की जो ग्रोथ है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करें साइटोसोम्स, तो साइटोसोम्स क्या होते हैं, दीज आर द माइक्रोवेसिकल्स दैट सिंथेसाइज काइटिन। हम कहते हैं ये काइटिन कैसे बना, तो काइटिन को किसने बनाया है, साइटोसोम ने बनाया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। वैक्यूल्स इट कंटेन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स एंड वैक्यूल्स में बी राउंड और ट्यूबुलर। वैक्यूल्स का फंक्शन क्या होता है, बेसिकली स्टोरेज एंड रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स। दे रेगुलेट द सेलुलर पीएच, कौन रेगुलेट करता है, वैक्यूल्स, and they play an important role in cellular expansion and cellular growth, क्योंकि जितना छोटा वैक्यूल उतनी छोटी सेल, अगर वैक्यूल बढ़ गया है तो सेल की ग्रोथ भी होगी। ट्यूबुलर वैक्यूल्स इन्वॉल्व इन मटेरियल ट्रांसपोर्ट, ये जो ट्यूबुलर वैक्यूल्स है इनकी हेल्प से क्या होता है, मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये भी आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियस। बात की जाए न्यूक्लियस के साइज की, तो न्यूक्लियस इफ फंगी 2 to 10 माइक्रोमीटर हो सकती है, तो न्यूक्लियस का साइज 1 to 2 म्यूम टू 20 to 25 म्यूम तक हो सकता है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, इसका मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके पास होती है। यूनिक फीचर इज मेम्ब्रेन रिमेन्स इंटैक्ट ड्यूरिंग माइटोसिस, माइटोसिस होगा तब भी क्या होगी, जो ये अपना न्यूक्लियस है उसकी मेम्ब्रेन कैसी होगी, इंटैक्ट ही रहेगी। इसका मतलब वहां पे मेटाफेज प्लेट्स आपको नहीं दिखती है, नो क्लियर मेटाफेज प्लेट्स। वेरियस टाइप ऑफ स्पिंडल पोल बॉडीज, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स दिखाई देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज। आपको क्या दिखाई देंगे, स्पिंडल पोल बॉडीज आपको दिखाई देगी। अब हम कहते हैं कि फंगी क्या होती है, प्लॉइडी होती है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लॉइडी, मोस्ट फंगी आर हैप्लॉइड विद द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रेंजिंग फ्रॉम 6 to 20। बहुत सी फंगस क्या होती है, हैप्लॉइड होती है एंड उनके पास क्या हो सकते हैं, 6 to 20 क्रोमोसोम्स हो सकते हैं, जबकि कुछ फंगी क्या होती है, नेचुरली डिप्लॉइड होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो फंगी है, जो अपनी फंगस है, वो क्या होती है, प्लॉइडी होती है, डिप्लॉइड भी हो सकती है एंड हैप्लॉइड भी हो सकती है। नेक्स्ट वन इज माइसेलियम। माइसेलियम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एंड वो आप आगे माइकोलॉजी में बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। तो माइसेलियम क्या है, माइसेलियम इज द मैटेड ग्रोथ ऑफ हाइफी, कुछ नहीं है, एक हाइफी है जिसकी ग्रोथ कैसी होगी, मैटिक। मैट फिनिशिंग क्या होती है, मैट फिनिशिंग जैसे हम लिपस्टिक यूज करते हैं मैट फिनिशिंग, वैसे ही क्या है, ये मैट ग्रोथ वाली हाइफी है। यूजुअली माइसेलियम इज द मास ऑफ इंटरट्विन्ड हाइफी that is accumulates during active growth of a mold। जब भी मोल्ड की ग्रोथ होती है तो हाइफी क्या होगा,
हाइफी यहाँ आके ऐसे इकट्ठा हो जाएगा और जब भी वो इकट्ठा होगा तो उसकी इंटरट्विन जैसे ही वो होगा तो उसकी ग्रोथ कैसी हो जाएगी, एक मैटेड ग्रोथ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। रैकेट माइसेलियम, रैकेट माइसेलियम बहुत पॉपुलर है। ये क्या होते हैं, दे आर स्वेलोन एट वन एंड एंड स्मॉलर एट अनदर एंड। तो क्या हुआ, ये दो एंड्स थे माइसेलियम लाइक दिस, ठीक है। तो क्या हुआ, एक एंड तो स्मॉल रह गया है एंड एक एंड क्या हुआ इसका स्वेल ऑन हो गया है। तो ये कैसे दिखती है हमको, रैकेट जो हम बैडमिंटन खेलते हैं वैसे कुछ दिखाई देती है। माइसेलियम यूजुअली 3 टाइप्स की होती है, वेजिटेटिव माइसेलियम, एरियल माइसेलियम एंड फर्टाइल माइसेलियम। वेजिटेटिव mycelium same as the vegetative hyphae. These are the mycelium those penetrates the surface of medium and absorb nutrients. वेजिटेटिव ने क्या किया कि मान लीजिए एक अगार प्लेट की सरफेस है, इसे पेनिट्रेट किया और जो भी इसका न्यूट्रिएंट था उसका एब्जॉर्ब कर लिया। जबकि एरियल माइसेलियम क्या थे, वो अगार सरफेस के ऊपर ग्रोथ करते हैं। फर्टाइल माइसेलियम आर द एरियल हाइफी दैट बियर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दिखाते हैं। जैसे कि कोनेडिया में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे कोनेडिया में हम क्या देखते हैं, कोनेडियोफोर्स देखते हैं, वो कोनेडिया। एंड स्पोरेंजिया में हम क्या देखते हैं, स्पोरेंजियोफोर्स, जो हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से देखेंगे। तो वहां क्या होती है, फर्टाइल माइसेलियम होता है। सिंस हाइफा इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मोल्ड, अब एग्जाम में पूछा जा सकता है मोल्ड की स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सी है, तो वो है हाइफा। द माइसेलियम इम्पार्ट्स कलर, माइसेलियम ने क्या किया, कलर लिया, टेक्सचर लिया, टॉपोग्राफी ली। लिपस्टिक्स में भी क्या होता है, माइसेलियम ने क्या लिया, कलर लिया है, टेक्सचर लिया है, उस टेक्सचर को हमने क्या बोला, मैट, ठीक है। तो those fungi that possess melanin pigment in their cell wall are called phaeoid dermatiaceous and their colonies are colored gray, black and olive. ऐसे कुछ फंगी जिनके सेल वॉल के में क्या प्रेजेंट है, मिलानिन प्रेजेंट है, तो वो क्या कहलाते हैं, फाइयोइड डर्मेटेशियस एंड देयर कॉलोनीज, जो कैसी होती है, ग्रे, ब्लैक एंड ऑलिव होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए फाइयोइड क्या होता है, डर्मेटेशियस क्या होता है। लास्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए वेजिटेटिव ग्रोथ की बात की जाए तो वेजिटेटिव ग्रोथ आप कहाँ देखेंगे कि जो अगार प्लेट है उसके अंदर ही होगी, मतलब इतनी मोटी अगार प्लेट है तो उसके अंदर जितनी भी ग्रोथ, जितनी भी माइसेलियम ग्रो होगी वो क्या है, वेजिटेटिव। तो उसने क्या किया, सरफेस से न्यूट्रिशन लिया और बीच में आके बैठ गई है। एरियल क्या है, जो उसकी सरफेस पर है। एंड फर्टाइल क्या है, जो उड़ रही है। दिस इज ए टाइप ऑफ एरियल हाइफी जो हमने पढ़ा। तो ये क्या है, ये सरफेस पर उड़ रही है, जैसे कि कॉनिडिया के स्पोर्स उड़ते हैं या स्पोरेंजिया के स्पोर्स उड़ते हैं। आज हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ फंगी सेल, कि फंगी सेल कैसे कैसे डिफरेंट है एनिमल सेल से। इसके बाद सेप्टा होते हैं, जर्म ट्यूब्स होती है, साइटोप्लाज्म के सभी ऑर्गेनील्स होते हैं, हाइफा होता है, हाइफी होती है, नोडुलर बॉडीज होती है, न्यूक्लियस होता है, माइसेलियम होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है बिल्कुल फ्री, जिसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है, ना ही आज ना ही 2 साल बाद, कभी भी आपको कुछ भी पे नहीं करना होगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।